Hello everyone, today we are going to solve another exercise of the chapter Vector Algebra. ये दूसरा एक्सरसाइज है इस चैप्टर का, बहुत ही आसान सा एक्सरसाइज है। तो फटाक से हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेट्स गो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। मैग्नीट्यूड निकालना है, बहुत आसान। पहले ए वेक्टर गिवन है विच इज़ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? बड़ा ही इजी है भाया। आई कैप का कंपोनेंट, आई कैप का कोफिशिएंट, जे कैप का कोफिशिएंट और के कैप का कोफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके अंडर रूट। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर अंडर रूट, सो रूट 3 यूनिट्स होगा मैग्नीट्यूड। वेरी इजी, ठीक है। सिमिलरली बी वेक्टर गिवन है। बी वेक्टर इज 2 आई कैप माइनस 7, एक मिनट, 7 जे कैप माइनस 3 के कैप। सो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए 2 का स्क्वायर करो, माइनस 7 का स्क्वायर करो और माइनस 3 का स्क्वायर करो। 4 प्लस 49 और इधर 9, सो टोटल विल बी 62, ठीक है। क्लियर? 62 है तो हाँ, 18 और 4 22 2, हाँ 62। रूट 62 आपका आ रहा है इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। ओके, ऑप्शन वेक्टर सी। वेक्टर सी इज़ 1 अपॉन रूट 3 आई कैप प्लस 1 अपॉन रूट 3 जे कैप प्लस 1 अपॉन नहीं, प्लस नहीं, माइनस 1 अपॉन रूट 3 के कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 1 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर, 1 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर किया, फिर से 1 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 बाई रूट 3 का माइनस 1 बाई रूट 3 का होल स्क्वायर। फिर इन सब का स्क्वायर रूट, सो इट इज़ रूट 3 टाइम्स 1 बाई रूट 3, that is 1 unit. Clear? Easy. Question number 1 is done. Question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है? राइट 2 डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। तो इसमें आप बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ आंसर्स लिख सकते हो। मेरा आंसर तुम्हारा आंसर मैच करेगा ये ज़रूरी नहीं है। तो ऐसे 2 वेक्टर्स बताओ जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो। तो बहुत आसान है, जैसे कि मैंने एक लिखा ए वेक्टर, जैसे कि मैंने लिख दिया आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप लिख दिया। सिमिलरली एक और वेक्टर मैंने क्या लिखा, माइनस लगा दिया, माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालो और इसका मैग्नीट्यूड निकालो कि दोनों का सेम ही आएगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल के देखो कितना आता है। ये होगा 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर अंडर रूट 6 यूनिट्स। सिमिलरली वेक्टर बी का भी मैग्नीट्यूड निकाल के देखो, इट विल बी -1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। ये भी आपका रूट 6 यूनिट्स
आता है। हो गया। राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स। देखो डिफरेंट वेक्टर मैंने लिखा है और जिनका मैग्नीट्यूड सेम। फिर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। इस बार डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मतलब इनका जो एन कैप है वो सेम होना चाहिए। कैसे करोगे? देखो, दो पैरेलल वेक्टर्स बता दो, आई मीन दो कोलिनियर वेक्टर का लिख दो। दो कोलिनियर वेक्टर्स को लिखोगे तो दो कोलिनियर वेक्टर कैसे लिखोगे? याद करो, हमने चैप्टर में थोड़ी देर पहले पढ़ा था, आई मीन चैप्टर जब हम वन शॉट पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि दो वेक्टर्स कोलिनियर तब होते हैं जब उनका आई कैप जे कैप के कैप का जो कोफिशिएंट है A1 A2 B1 B2 C1 C2 उनका रेशियो बराबर हो। तो तुमको बस वैसे लिखना है, रेशियो बराबर करके लिखना है। ठीक है, रेशियो बराबर करके लिखना है, बिकॉज दो कोलिनियर वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा सेम होता है, या फिर उल्टा भी हो सकता है। ठीक है, उल्टा भी हो सकता है, तो ध्यान रखना उल्टा भी हो सकता है, तो इसलिए पॉजिटिव रखना। ठीक है, अगर तुमने पॉजिटिव यूज़ किया है ना तो इनको सबको पॉजिटिव रखना, पॉजिटिव साइन अगर यूज़ किया है। ठीक है, रेशियो तो बराबर रखना ही रखना, बट पॉजिटिव भी रखना साइन को, जिससे कि डायरेक्शन सेम रहे। ठीक है, वरना तो कोलिनियर वेक्टर एंटी पैरेलल भी हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है। तो देखो कैसे लिखना है। सबसे पहले मैंने ए वेक्टर लिखा, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। और बी वेक्टर मैं ऐसे लिखूँगा जिससे कि ये A1, ये B1, ये C1 और ये जाने वाला है ये A2 B2 C2, इनका रेशियो बराबर रहे। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया सपोज 2 आई कैप, फिर यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 6, और इधर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10k कैप। ठीक है, अब गौर से देखिए, ये A1, ये B1, ये C1, ये A2, ये B2, ये C2। A1 कितना है 1, A2 कितना है 2, B1 कितना है 3, B2 कितना है 6, C1 कितना है 5, C2 कितना है 10। इनका रेशियो लोगे तो बराबर ही आएगा, हाफ आ रहा है। तो ये दोनों कोलिनियर वेक्टर्स है, और कोलिनियर वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा। क्यों सेम होगा? बिकॉज मैंने सबको पॉजिटिव लिया है। ठीक है, अगर मैं नेगेटिव ले लेता तो फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाता। तुम अगर इसका ए कैप निकाल के देखोगे तो देखना कितना आता है। इसका ए कैप निकाल के देखो कितना आता है, सेम ही आएगा दोनों का। इसका ए कैप निकालोगे तो वो होगा ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। सो आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप होल डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्ट मैग्नीट्यूड जो भी है, तो 1 + 9 + 5 सॉरी 25 + 1 26, 26 और 9 26 और 9 35 आता है ना। हाँ, आई कैप जे कैप के कैप डिवाइडेड बाय √35, इतना आएगा ए कैप। ठीक है, अब बी कैप देख लेते हैं। सॉरी, बी कैप जो होगा वो होगा बी वेक्टर डिवाइडेड बाय बी वेक्टर का मॉड, मतलब मैग्नीट्यूड 2 आई कैप प्लस 6j कैप प्लस 10k कैप डिवाइडेड बाय, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो तो 2 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर अंडर रूट कितना आता है 4 36 40, और इधर 140 आता है। 140 को फैक्टराइज करो, 7 से करेंगे तो 2 × 70, और फिर 2 से डिवाइड करो तो 2 × 2 × 35। करेक्ट, 2 अंडर रूट में है, बाहर निकल जाएगा। सो मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसे, ऊपर से भी एक 2 कॉमन ले लो। ठीक है, तो 2 ऊपर से कॉमन आ गया, तो आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, और नीचे आ रहा था √140, उसको फैक्टराइज करके छोटा करेंगे तो 2 √35 आएगा। 2 से 2 उड़ा दो तो देखो फिर से वही आ रहा है,
यही तो आ रहा है फिर से, ठीक है, तो डायरेक्शन सेम है, ठीक है, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट द वेक्टर्स आर इक्वल। तो ऑब्वियसली बात है, दोनों वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं, जब उनका आई कैप जे कैप का जो कोफिशिएंट है वो बराबर हो। तो फॉर लिखो, फॉर द टू वेक्टर्स, या फिर लिख सकते हो इफ टू वेक्टर्स are equal then their x and y components are also same या फिर इक्वल। इसके बाद लिखो हियर 2 i cap plus 3j cap equal to xi cap plus yj cap. It implies x equals to 2 and y equals to 3, और x और y का वैल्यू आपको मिल गया। दिस इज योर आंसर, वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर components ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट दिस एंड टर्मिनल पॉइंट दिस। ओके, इनिशियल पॉइंट 2,1 and terminal point -5,7। तो अगर दो पॉइंट्स गिवन हैं तो हम उन दो पॉइंट्स के वजह से वेक्टर निकाल सकते हैं, मतलब उन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाला वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स हमें आता है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है, देखो इनिशियल पॉइंट ये है और टर्मिनल पॉइंट ये है, तो ये टेल यहाँ पर होगा और हेड जाएगा यहाँ पर, ठीक है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम इस वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को माइनस कर देते हैं इस वाले पॉइंट के पोजीशन वेक्टर से, ठीक है ना। सो सबसे पहले लिखो पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ इनिशियल पॉइंट 2,1 क्या हो जाएगा, 2i कैप प्लस j कैप, वेरी सिंपल। सेम तरीके से पोजीशन वेक्टर ऑफ टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, टर्मिनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होगा -5i कैप प्लस 7j कैप, फिर वेक्टर joining the 2 points equal to position vector of terminal point minus position vector of initial point। तो वेक्टर क्या निकल के आएगा, -5i कैप
प्लस 7 जे कैप माइनस 2 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 7 आई कैप प्लस 6 जे कैप इज़ द वेक्टर जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। अब हमें इस वेक्टर का, ये जो हमारा आया रिजल्ट, हमें इसी वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट बताना है। तो बहुत सिंपल है। स्केलर कंपोनेंट मतलब ये -7 और 6 आर द स्केलर कंपोनेंट्स, दैट इज एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले है स्केलर कंपोनेंट्स। स्केलर कंपोनेंट्स हैं -7 एंड 6। ठीक है, और वेक्टर कंपोनेंट कौन से हैं? वेक्टर कंपोनेंट्स हैं आई कैप जे कैप के साथ। तो आपको बताना होगा वेक्टर कंपोनेंट एक है आपका -7 आई कैप और दूसरा होगा 6 जे कैप। ठीक है, ये होगा आपका आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर दिस दिस दिस। ये तो बहुत लल्लू क्वेश्चन है। वेक्टर ए गिवन है आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर गिवन है -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। और सी वेक्टर गिवन है आई कैप -6 जे कैप -7 के कैप। सबका सम निकालना है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर निकालो। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो आई कैप वालों को जोड़ो और जे कैप वालों को जोड़ो और के कैप वालों को जोड़ो। आई कैप -2 आई कैप तो माइनस आई कैप और इधर आई कैप 0 तो 0 आई कैप। ठीक है, फिर -2 जे कैप प्लस 4 जे कैप तो +2 जे कैप +2 और इधर -6 तो -4 जे कैप। के कैप 5 के कैप 6 के कैप 6 और इधर -7 तो माइनस के कैप। ये हो जाएगा आपका आंसर। वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। नेक्स्ट, वेरी वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन दिस। तो हमें ए कैप निकालना है, जो कि बहुत ही बच्चों वाली बातें हैं। चलो निकाल लो जल्दी से। ए वेक्टर इज गिवन एज आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। सो हमें एक कैप निकालना है विच इज़ ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सो आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप होल डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड, जो कि है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाता है? इट विल बी √6। ठीक है, और इसका आपको ऐसे लिखना होता है 1/√6 आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप प्लस 2/√6 के कैप। क्लियर? नेक्स्ट, यही है आपका आंसर। वेरी इजी।
स्टेटमेंट वगैरह अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हो, ठीक है, स्टेटमेंट वगैरह लिख कर आप इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं तो बस आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। मैंने स्टेटमेंट के बारे में कुछ बताया नहीं, तो आप स्टेटमेंट थोड़ा लिख लेना। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर। पी क्यू वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालो, मतलब पी क्यू कैप निकालो, ठीक है। वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स दिस, पॉइंट पी गिवन है, पॉइंट क्यू गिवन है। पी क्यू वेक्टर निकालो पहले। पी क्यू वेक्टर मतलब पहले ओ क्यू वेक्टर माइनस ओ पी वेक्टर, ठीक है। बिकॉज पी क्यू वेक्टर हम कब कैसे निकालते हैं, हेड माइनस टेल कर कर। तो हेड आपका पॉइंट क्यू पर है, तो हमें पॉइंट क्यू का पोजीशन वेक्टर को माइनस करना होगा पॉइंट पी के पोजीशन वेक्टर से, सिंपल। और यहाँ पर आपको लिखना होगा वेयर ओ क्यू वेक्टर एंड ओ पी वेक्टर आर द पोजीशन वेक्टर्स, ठीक है। ये नहीं लिखोगे तो हो सकता है एग्जामिनर मार्क्स आपका कट कर दे, बिकॉज आपने कोई मेंशन नहीं किया, अचानक से आपने ये यूज़ किया, इसीलिए लिखना बेटर है। आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट्स क्यू एंड पी, ठीक। अच्छा, इसके बाद अब आप सबसे पहले ओ क्यू वेक्टर को लिखो। ओ क्यू क्या होगा, वेरी सिंपल, आई कैप जे कैप के कैप लगा दो, मतलब 4 आई कैप प्लस 5 जे कैप। एक मिनट, नीचे जगह बच रहा है, यहाँ पर 4 आई कैप 5 जे कैप 6 के कैप माइनस, फिर इसका पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर, तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, ठीक है। सबको माइनस कर दो तो आएगा 3 आई कैप 3 जे कैप 3 के कैप। अब हमें इसी वेक्टर के अलॉन्ग एक पोजीशन यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब हमें पी क्यू कैप निकालना है। पी क्यू कैप विल बी पी क्यू वेक्टर बाय उसका मैग्नीट्यूड। पी क्यू वेक्टर तो आपके सामने ये रहा, इसको आपको इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है, मतलब 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अंडर रूट। सो इट इज़, यहाँ से ऊपर से 3 कॉमन ले लो, तो आई कैप जे कैप के कैप डिवाइडेड बाय नीचे होगा 3√3। 3 और 3 उड़ा दो, 3 और 3 उड़ाने के बाद रिजल्ट आएगा 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। सिंपल, ये आपका आंसर, वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट वेक्टर निकालना मतलब कैप निकालो, बस। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है फॉर द गिवन वेक्टर्स दिस एंड दिस फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मतलब ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ो, जोड़ने के बाद ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जोड़ने के बाद एक नया वेक्टर मिलेगा, उस नए वेक्टर का कैप निकाल लो, बस सिंपल। निकालो भाई जल्दी से, जल्दी से निकालो। मैं भी निकालता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ। थोड़ा पेन चेंज करता हूँ, बोरिंग लगा थोड़ा सा सेम पेन से लिखते लिखते। तो कहाँ पर था मैं, हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 में ए वेक्टर गिवन है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, और बी वेक्टर माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। अब पहले तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करो, मान लेते हैं इसको सी वेक्टर से, तो सी वेक्टर आ जाएगा ए वेक्टर
प्लस बी वेक्टर, ठीक है। माइनस करोगे तो सॉरी प्लस करोगे तो यहाँ पर होगा आई कैप, इधर होगा 0 जे कैप, मतलब जे कैप नहीं रहेगा, और इधर होगा के कैप, सिर्फ ये बचेगा, ठीक है। अब हमें बस सी कैप निकालना है बस। तो यूनिट वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर, तो ए प्लस बी वेक्टर के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा वो होगा सी कैप, बिकॉज हमने ए प्लस बी वेक्टर को सी वेक्टर माना। तो हमें बस अभी सी वेक्टर का कैप निकालना है। टोपी निकालो, टोपी। तो आई कैप प्लस के कैप डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड होगा 1² प्लस 1² अंडर रूट, तो ये हो जाएगा 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 के कैप, और ये रहा आपका आंसर। वाह, ठीक है, ये रहा आपका आंसर। हो गया इजी। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर व्हिच हैज़ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स। वेरी सिंपल। पहले आपको इस वेक्टर के अलोंग एक यूनिट वेक्टर लिखो, मतलब इसका कैप निकालो और उस कैप को 8 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल। तो लेट ए वेक्टर इक्वल टू 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। मैंने इसको थोड़ा एक नाम दे दिया, इसको ए वेक्टर बोल दिया। सो ए कैप निकालो पहले। इट विल बी ए वेक्टर बाई ए विच इज़ 5 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप होल डिवाइडेड बाई इसका मैग्नीट्यूड 5² माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 25 प्लस 1 26, 26 और 4 30, रूट थर्टी अगर है तो रूट 30 बिठाओ। सो इट विल बी 5/√30 आई कैप माइनस 1/√30 जे कैप प्लस 2/√30 के कैप। ये हो गया यूनिट वेक्टर अलोंग दिस वेक्टर। अब हमें इससे क्या मिला, इससे हमें डायरेक्शन मिला कि जो हमारा वेक्टर होना चाहिए, जो हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है जिसका डायरेक्शन इस वेक्टर के डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए, तो हमने पहले ये पता लगाया कि भाई ये इस वेक्टर का डायरेक्शन किस तरफ है। तो हमें पता चला कि इस वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ है। अच्छा, अब हमें इसी डायरेक्शन की तरफ 8 यूनिट का एक वेक्टर चाहिए। 8 यूनिट मतलब एक यूनिट वेक्टर चाहिए, बिकॉज 8 यूनिट वेक्टर मतलब एक यूनिट वेक्टर। तो मैं इसी को यूनिट वेक्टर से 8 टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिससे कि मुझे एक ऐसा वेक्टर मिल गया जिसका मैग्नीट्यूड होगा 8 यूनिट और डायरेक्शन होगा ये। तो आंसर क्या होगा नाउ 8 ए कैप हो जाएगा आपका आंसर। 8 से मल्टीप्लाई करो इसको, 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 40। इसको 8 से मल्टीप्लाई किया तो 8, इसको 8 से मल्टीप्लाई किया तो 16। हो गया आंसर, वेरी सिंपल। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। ये आपका आंसर। स्टेटमेंट वगैरह मैं कुछ नहीं लिख रहा, आप खुद इसको सजा कर लिखिएगा प्लीज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या पूछा है। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है शो दैट द वेक्टर्स आर कोलिनियर। हमें प्रूव करना है कि वेक्टर्स हमारे कोलिनियर है। तो टेक्निक बताया था मैंने लैम्डा करके, ठीक है। हमने एक टेक्निक बताया था, हमने टेक्निक देखा था कि लैम्डा बराबर करके देखो, ठीक है। लैम्डा बराबर करके देखो और A1/A2 B1/B2 C1/C2 इक्वल आ रहा है कि नहीं देखो। अगर इक्वल आ रहा है तो फिर बराबर कोलिनियर है। तो सबसे पहले
let a vector is 2 i cap minus 3j cap प्लस 4k cap और b वेक्टर है आपका -4i cap प्लस 6j cap माइनस 8k cap कोलिनियर है, प्रूफ करो। तो लिखो फॉर टू वेक्टर्स to be collinear, a vector should be equal to lambda times b vector, should be equal to lambda times b vector, where lambda should be equal to a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2। अब तुम बोलोगे ये कौन से टर्म्स हैं, तो यहाँ पर आपको फिर से लिखना होगा where a1 b1 c1 and a2 b2 c2 are the direction ratio of a vector and b vector। ठीक है, या तो इसको a वेक्टर या b वेक्टर, हाँ a वेक्टर एंड b वेक्टर लिखो, नो प्रॉब्लम। तो ये वाला कंडीशन फुलफिल होना ज़रूरी है। ये वाला कंडीशन फुलफिल होना ज़रूरी है। अब ये वाले कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हम चेक करेंगे। ठीक है, चेक करते हैं, चेकिंग चेक करो भाई। सबसे पहले हियर a1 will be 2, a2 will be -4, b1 will be -3, b2 will be 6, c1 will be 4 and c2 will be -8। Now a1 by a2 करके देखो, 2 by -4 -12, फिर b1 by b2 करके देखो, -3 by 6 -12, और फिर c1 by c2 करके देखो, 4 by -8 -12। हो गया। सो क्लियरली a1 by a2, b1 by b2 और c1 by c2 बराबर। एक और बात यहाँ पर मैं लिखना भूल गया कि आपको ये मेंशन करना होगा कि लैम्डा इज़ ए रियल नंबर, तो लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर लिखना होगा। ठीक है, अच्छा। सो इट इज़ इक्वल टू -12 विच इज़ इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, हैंस प्रूव्ड लिखो या फिर लिखो हैंस द टू वेक्टर्स आर कोलिनियर भी लिख सकते हो। ठीक, तो हैंस प्रूव्ड हमने कर लिया, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है ना। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है आपको कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर दिस। तो इसको मैं थोड़ा नामकरण कर देता हूँ, ए वेक्टर बोल देता हूँ इसको। इस वेक्टर का आपको क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने का तरीका क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो को डिवाइड कर दो वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ। तो डायरेक्शन कोसाइन एल इक्वल टू, अच्छा हियर 1, 2 and 3 आर द डायरेक्शन रेशियोज। ये पहले लिखो, लिखा। देन
देन देखो, अगर ऐसा है, हाँ, तो वी नो दैट लिखो, वी नो दैट LMN are the direction cosines of a vector if देखो, we know that the okay direction cosines of a vector where L equals to A1 by, अच्छा A1 लिखने की ज़रूरत नहीं, A बाई A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अंडर रूट कॉमा M होगा B बाई, सेम ये वाला चीज़, इसके बाद N बाई C, N इक्वल्स टू C बाई दिस, ओके। इसके बाद ये भी आपको लिखना होगा वेयर ABC are the direction ratios of the vector। अब समझ आया, मतलब ये तरीका है बोर्ड्स में कैसे लिखना है, हो गया। मतलब कम बातें लिखकर भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो अगर आपकी बातें एकदम पिन पॉइंट हो, एकदम ऑन पॉइंट हो, ठीक है। देखो, अब इस केस में, हमारे केस में ABC कौन है, हमारे केस में A का वैल्यू 1 है, B का वैल्यू 2 है और C का वैल्यू 3 है। सो देयरफॉर L का वैल्यू होगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ऐसे ही M का वैल्यू होगा 2 डिवाइडेड बाय ये वाला वैल्यू, और N का वैल्यू होगा 3 डिवाइडेड बाय ये वाला वैल्यू। तो कैलकुलेट अगर हम करें तो L आ जाएगा 1 प्लस 5 और 9 √14। M का वैल्यू 2 बाई √14 और N का वैल्यू 3 बाई √14, ठीक है। तो हमें अपने डायरेक्शन रेशियोज मिल चुके हैं, ये रहा आपका आंसर, ठीक है। अगर आप इसको और भी सुंदर तरीके से लिख सकते हो, कैसे कि हैंस दिस आर दी डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द गिवन वेक्टर ए वेक्टर, ठीक है। ऐसे लिखना है, छोटा लिखा, ज़्यादा बड़ा करके नहीं लिखा, मतलब पिन पॉइंट लिखा, ठीक है। एकदम ऑन पॉइंट जो भी बातें हैं वो लिखनी होंगी आपको। कोई भी एक्स्ट्रा बात मत लिखो बिकॉज आपका ही टाइम वेस्ट होगा, बिकॉज मैथ्स का क्वेश्चन भी लेंदी आता है, अभी फिजिक्स का भी लेंदी आता है, मैथ्स का भी लेंदी आता है, इसलिए कम बातों में ज़्यादा से ज़्यादा अपना मीनिंग एक्सप्रेस करने की कोशिश करना, ठीक है। ओके, पेन चेंज कर लेते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द 2 पॉइंट डायरेक्टेड फ्रॉम A to B। ओके, पॉइंट A आपका कोऑर्डिनेट गिवन है 1 2 -3 और पॉइंट B -1 -2 1। सबसे पहले आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है उस वेक्टर का जिसको जो मिलेगा इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद आपने A पॉइंट से B पॉइंट तक गए, बिकॉज डायरेक्टेड फ्रॉम A to B, तो आपको AB वेक्टर निकालना है। तो AB वेक्टर निकालने के लिए आपको OB वेक्टर को OA वेक्टर से माइनस करना होगा, और OB और OA क्या है, पोजीशन वेक्टर लिखना होगा आपको यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा था, यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर लिखा था सेम तरीके से लिखना होगा, ठीक है। कॉपी कर लो, इसमें होगा अभी ये OB होगा, ये OA होगा, ये पॉइंट्स B एंड A होगा। तो OB वेक्टर होगा
माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप माइनस आई कैप 2j कैप माइनस माइनस प्लस 3k कैप माइनस 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 4k कैप। ये हो जाएगा ए बी वेक्टर। हमें इस ए बी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला टेक्निक यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सेम टेक्निक यूज़ करो हियर। डायरेक्शन रेशियो क्या है, डायरेक्शन रेशियो है ये वाली चीज़ें। ठीक है ना, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप जे कैप एंड के कैप। तो हियर -2 -4 and 4 are the direction ratios। ठीक है, फिर आपको वही बातें लिखनी है कि वी नो दैट दिस 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 दिस। ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ तक तो कॉपी कर ही सकता हूँ। एक मिनट। ये लिखने के बाद फिर लिखना हियर दिस दिस दिस। हमारे इस केस में ए बी सी का वैल्यू चेंज हो जाएगा। ए का वैल्यू है -2, बी का वैल्यू -4 और सी का वैल्यू 4। इसके बाद ये वाले वैल्यूज़ निकाल लो। कलर चेंज कर देता हूँ। एल हो जाएगा, इधर होगा -2 और थोड़ा चेंजेस होगा, हटाओ हटाओ, -4 4 और इधर होगा -2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, -2 और नीचे है 4 और 16 16 32 32 और 4 36 मतलब 6 -2/6 -1/3 डायरेक्टली देता हूँ। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखने के लिए। सो एल विल बी -1/3 कॉमा एम कितना होगा -4 और नीचे 6 तो -2/3 और एन होगा 2/3 एन इट इज़ योर आंसर। ठीक है, सेम मेथड है, बस इस बार हमें डायरेक्ट जो वेक्टर था वो हमें निकालना पड़ा यूजिंग वेक्टर जॉइनिंग 2 पॉइंट्स वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। Question number 14. Show that the vector is equally inclined to the axis this। Equally inclined का मतलब आपको ये दिखाना है कि अल्फ़ा बीटा और गामा बराबर है। ठीक है, कैसे दिखाओगे, सबसे पहले ये दिखाओ, मतलब डायरेक्शन कोसाइन निकाल के दिखाओ। डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं, कॉज ऑफ अल्फ़ा कॉज ऑफ बीटा कॉज ऑफ गामा निकालो। फिर देखो दिखाओ कि कॉज ऑफ अल्फ़ा कॉज ऑफ गामा कॉज ऑफ बीटा सेम है, इसका मतलब अल्फ़ा बीटा गामा सब सेम, इसका मतलब इक्वली इंक्लाइंड। तो सबसे पहले वेक्टर हम ले लेते हैं, इसको थोड़ा नामकरण कर लेते हैं। लेट ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप जे कैप और के कैप। ठीक है, ओके। नाउ here direction cosines of a vector are L, M, N, where L equals to cos of alpha, ठीक है, M equals to cos of beta
n इक्वल्स टू कॉज ऑफ गामा। फिर लिखो वी ऑल्सो नो दैट डायरेक्शन कोसाइन निकालने का एक और तरीका a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अंडर रूट m n b c। फिर आपको लिखना होगा वेयर a b c आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। इसके बाद लिखो हियर हियर ए भी 1 है, बी भी 1 है, सी भी 1 है। ठीक है, सारे के सारे 1 है बिकॉज आप वेक्टर देखकर ही डायरेक्शन रेशियो बता सकते हो। अगर ऐसा है तो फिर एल का वैल्यू होगा 1/√3। डायरेक्ट लिख रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। एम का वैल्यू भी 1/√3 और एन का वैल्यू भी 1/√3। सबका वैल्यू 1/√3 आ गया। नाउ हम बताएं कि एल इक्वल टू कॉज अल्फ़ा इक्वल टू 1/√3 आया, ठीक है। फिर एम इक्वल्स टू सेम कॉज बीटा भी 1/√3 आया। फिर एन इक्वल्स टू कॉज गामा, वो भी 1/√3 आया। यहाँ से अल्फ़ा होगा कॉज इनवर्स 1/√3। सिमिलरली बीटा ऑल्सो cos inverse 1/√3. Similarly, gamma also cos inverse 1/√3. So, the vector is making equal angles, the same angles, identical angles with x, y and z axis, ठीक है। तो hence proved, hence ये प्रूव हो गया कि ये वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 15. Question number 15 says that find the position vector r, position vector of a point r which divides the line joining the 2 points p and q whose position vectors are given respectively in the ratio this. सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करना है और कुछ नहीं। तो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट p गिवन है, OP vector is given I cap 2j cap minus k cap। OQ वेक्टर भी गिवन है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप रिस्पेक्टिवली, और m/n रेशियो इज ऑल्सो गिवन। ठीक है, अच्छा अब इंटरनली एक बार निकालो फिर एक्सटर्नली निकालो। पहले इंटरनली निकालते हैं तो पोजीशन वेक्टर ऑफ ये होगा, इंटरनल में केस में प्लस होगा तो m टाइम्स ओ क्यू वैक्टर इन प्लस n टाइम्स ओ पी वैक्टर डिवाइडेड बाय m प्लस n। m होगा 2
और ओ क्यू वेक्टर इज दिस, प्लस एन का वैल्यू 1 और ओ पी वेक्टर इज दिस, होल डिवाइडेड बाई एम प्लस एन। कितना जाता है? -2 आई कैप और इधर आई कैप, 2 जे कैप, 2 जे कैप, 4 जे कैप, 2 के कैप माइनस के कैप प्लस के कैप होल डिवाइडेड बाई 3। तो दिस इज़ द पोजिशन वेक्टर। इसको अच्छे से लिखेंगे तो ऐसा होगा -1/3 आई कैप प्लस 4/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप। ये आपका पहला आंसर। नेक्स्ट, एक्सटर्नली के केस में सेम होगा सब कुछ, एवरीथिंग इज गोना बी सेम, बट एक माइनस साइन आ जाएगा। बस एक माइनस साइन का फ़र्क होगा। पोजीशन वेक्टर ऑफ आर इज दिस, एक माइनस साइन आएगा, 2 -1 तो यहाँ पर थोड़ा चेंज होगा। कितना आएगा देख लेते हैं। माइनस होने से -3 आई कैप, 2 जे कैप और -2 जे कैप, तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर 2 के कैप और माइनस प्लस, तो 3 के कैप डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आई गेस यही आपका आंसर, -3 आई कैप प्लस 3 के कैप इज द आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट आई गेस, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस। वेरी इजी। पॉइंट P गिवन है 2 3 4 कोऑर्डिनेट, पॉइंट Q गिवन है 4 1 -2। तो पहले भाई पॉइंट P का आपको पोजीशन वेक्टर चाहिए होगा, जो कि होगा 2 आई कैप, 3 जे कैप, 4 के कैप। सिमिलरली ओ क्यू वेक्टर, ओ क्यू पोजिशन वेक्टर भी चाहिए होगा मिड पॉइंट निकालने के लिए। और फिर मिड पॉइंट ओ आर वेक्टर। ठीक है, पोजिशन मिड पॉइंट ऑफ द, अच्छा तो मिड पॉइंट का पोजिशन वेक्टर, मिड पॉइंट का पोजिशन वेक्टर, पोजिशन वेक्टर of the midpoint, it will be OP position vector plus OQ position vector whole divided by 2। तो इसको और इसको ऐड करते हैं, होल डिवाइडेड बाई 2। कितना जाएगा? 2 और 2 यहाँ पर, 2 और 4 6, 3 और 1 4, 4 और इससे 2 माइनस, होल डिवाइडेड बाई 2। सबको 2 से डिवाइड करो, सो इट विल बी 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस के कैप। ओके, इजी, डन। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 17। अब देखते हैं क्या पूछा है क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है शो दैट द पॉइंट दिस फॉर्म द वर्टाइसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। वेरी इजी क्वेश्चन, देखो कैसे करना है। तो यहाँ पर तुम एक डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो अगर तुम चाहो।
let this be ABC. Show that the points ABC with position vector A vector B vector. अच्छा ठीक है, बिना ट्राइंगल के भी किया जा सकता है, लेकिन लिख देता हूँ। हाँ, पोजीशन वेक्टर ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर को स्मॉल ए वेक्टर से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, समझ में आता है। 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। फिर बी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को स्मॉल बी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। फिर पॉइंट सी का पोजीशन वेक्टर ओ सी वेक्टर होना चाहिए, लेकिन इसको स्मॉल सी वेक्टर से रिप्रेजेंट किया, ओके। और कितना दिया है, आई कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, ओके। अब हमें चेक करना है कि बताना है कि ये जो पॉइंट ए बी सी है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टाइसेस हैं। तो राइट एंगल ट्राइंगल वर्टाइसेस कैसे प्रूव करेंगे? तो हम एक काम कर सकते हैं, जो ट्राइंगल उन्होंने बनाया है, इन तीनों पॉइंट्स से मिलकर जो ट्राइंगल बनाया है, इन ट्राइंगल का जो साइड है ए बी का लेंथ निकालो, फिर बी सी का लेंथ, फिर ए सी का लेंथ निकाल के, फिर अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो चुका है, मतलब एप्लीकेबल हो रहा है, तो फिर प्रूफ हो जाएगा कि ए बी सी आर द वर्टाइसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। तो पहले तो मुझे ए बी सी और ए सी का लेंथ निकालना होगा। कैसे निकालूंगा लेंथ? एक काम करते हैं, हम पहले ए बी वैक्टर को निकालते हैं, फिर बी सी वैक्टर को निकालते हैं, फिर ए सी वैक्टर को निकालते हैं, फिर उन वैक्टर्स का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब ही लेंथ, ठीक है ना। तो सबसे पहले ए बी वैक्टर निकालो, ए बी वैक्टर। अब ए बी वैक्टर कैसे निकालेंगे? हेड माइनस टेल। उसके लिए मुझे ओ बी पोजिशन वैक्टर माइनस ओ ए पोजिशन वैक्टर करना होगा। तो ओ बी पोजिशन वैक्टर माइनस ओ ए पोजिशन वैक्टर डायरेक्ट कर दूँ क्या? तो 2 माइनस दिस, तो माइनस आई कैप, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस 3, इधर हो जाएगा माइनस 5k कैप। ये हो गया ए बी वैक्टर, ये वाला वैक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड हमें चाहिए। इसका क्या चाहिए हमें? मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड चाहिए बिकॉज मुझे लेंथ चाहिए साइड का, तो मुझे मैग्नीट्यूड निकालना होगा। सो व्हाट विल बी द ए बी? माइनस 1 आई स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, इतना यूनिट्स। 1 प्लस 9 10, 10 और इधर 25 35 अंडर रूट। तो मुझे इस वाले साइड का लेंथ पता चला, ये है √35 यूनिट्स। सिमिलरली बी सी निकालो। सिमिलरली बी सी साइड को एज ए वेक्टर फॉर्म निकालो, फिर उस वेक्टर का आपको क्या निकाल लेना है? मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले बी सी निकालने के लिए क्या करेंगे? हेड माइनस टेल। हेड ये है, टेल ये है, तो ओ सी पोजिशन वैक्टर माइनस ओ बी पोजिशन वैक्टर। ठीक है, मतलब बेसिकली बी वेक्टर माइनस स्मॉल ए वेक्टर। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे लिखा था, तो ऐसे लिखो, स्मॉल सी वेक्टर माइनस स्मॉल बी वेक्टर। तो माइनस करो, तो डायरेक्ट कर देता हूँ। इधर माइनस होगा तो माइनस आई कैप, इधर माइनस होगा तो माइनस 2j कैप, इधर माइनस होगा तो माइनस 6k कैप। ठीक है, अब इसका मैग्नीट्यूड बताओ। तो मैग्नीट्यूड होगा -1 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, कितना आ जाता है? हाउ मच? 5 और इधर √41, √41 आ रहा है। ठीक है, तो मुझे बी सी साइड का भी लेंथ पता चल गया। अब ए सी निकाल लो। ए सी के लिए एरो इस तरफ होगा, तो ए सी के लिए
पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ सी, पोजीशन वेक्टर ओ सी माइनस पोजीशन वेक्टर ए सी, मतलब स्मॉल सी वेक्टर माइनस स्मॉल ए वेक्टर। माइनस करते हैं, 1 माइनस 3 माइनस 2, -3 माइनस ये हो जाएगा प्लस -5 और इधर तो माइनस के कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। ए सी विल बी -2 स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर 4 5 6। ठीक है, एक मिनट, शायद मैंने उल्टा लिख दिया। ए सी नहीं होगा, सी ए होगा, सी ए होगा। ठीक है, ए सी होने से तो ऐसे होगा, सॉरी 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 मैंने दिखाया, एरो तो ठीक दिखाया मैंने, एरो ठीक दिखाया लेकिन लिखा गलत, तो ये सी ए होगा। एक मिनट, सी ए होने पर ये हो जाएगा ओ ए पोजिशन वेक्टर माइनस ओ सी पोजिशन वेक्टर। तो फिर से माइनस करना पड़ेगा, ओ ए से इसको माइनस करेंगे तो 2 माइनस जे और के, सेम ही आ रहा है, साइन का फ़र्क होगा बस। लेकिन 1 9 10 25 इसका तो 4 5 6 √6 आ रहा है ना, तो हाँ समझ गया, ठीक ही आ रहा था। 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर √6 यूनिट्स। तो ये वाला साइड हो गया √6 यूनिट्स। अब देखो पाइथागोरस लगाता हूँ। पाइथागोरस लगाने पर इस वाले साइड का स्क्वायर और इस वाले साइड का स्क्वायर करने पर मुझे ये वाला साइड मिल रहा है। ठीक है, मैं डायग्राम गलत ड्रॉ किया, आई नो, बिकॉज मुझे तो आइडिया नहीं था, ठीक है, कि कौन सा वाला साइड हमारा हाइपोटेन्यूज होगा। वी डोंट हैव एनी आइडिया। अब हमारा आइडिया हो चुका है तो हम अपना डायग्राम बदल सकते हैं। ठीक है, हम अपना डायग्राम जो है बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे, चेंज कर दो चुपचाप। ये रहा हमारा 41 कौन सा था, 41 था बी सी, तो ये बी और ये सी और ये ऐसा हो गया। देखो ए बी अगर ऐसा है तो फिर हाइपोटेन्यूज तो ये सा, अच्छा हाइपोटेन्यूज हमारा ये है बी सी है, तो यहाँ पर इसको बी दे देते हैं और ये इसको ए दे देते हैं, तो हाइपोटेन्यूज बी सी। अच्छा, डायग्राम ही बाहर में जाए भाई, हटाओ डायग्राम को, जा खलास, टेंशन ख़त्म। तो लिखो इसके बाद क्लियरली ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर करने पर कितना आ रहा है, √35 का स्क्वायर प्लस √6 का स्क्वायर करने पर आ रहा है 41, करेक्ट। अब मैं 41 को लिख सकता हूँ कुछ ऐसे, √41 का स्क्वायर, और √41 इज़ बी सी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ बी सी का स्क्वायर। सो दिस प्रूव्स पाइथागोरस थ्योरम। Pythagoras theorem and hence proved। क्या प्रूफ हो गया कि ए बी सी आर दी वर्टाइसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। अब आप इसका डायग्राम अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, एक मिनट, तसल्ली से थोड़ा ड्रॉ कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूज होगा हमारा √41,
और बेस में कोई भी एक दे दो, इसको √35 को नीचे दे दो, या फिर इसको √6 को नीचे दे दो, और हाइट को √35 यूनिट्स दे दो। ये हो गया BC, हो गया क्लीन, ये रहा। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 18, सॉरी क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 18 देख लो, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 18 में डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है क्वेश्चन में, तो डायग्राम पहले चेक करो। एक ऐसा है, फिर ऐसा है। ओके, फिर क्या है? एरो भी गिवन है। ओके 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 ओके, A B एंड C डायग्राम में कैसे कैसे गिवन है? ऐसा एक एरो, एक ऐसा एरो गिवन है, फिर ऐसा एरो गिवन है, ये रहा एक एरो, ये रहा दूसरा एरो, और तीसरा एरो यहाँ पर। अब यहाँ पर हमने ट्राइंगल लगाया है। इन ट्राइंगल ABC व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? ट्रू नहीं है। कौन सा इसमें ट्रू नहीं है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहली बात ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर इक्वल टू नल वेक्टर। ऑप्शन B AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर माइनस AC वेक्टर इक्वल टू नल वेक्टर। ऑप्शन C AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर माइनस AC वेक्टर इक्वल टू नल वेक्टर। ऑप्शन D AB वेक्टर माइनस CB वेक्टर प्लस CA वेक्टर इक्वल टू नल वेक्टर। तो ऑप्शन चेक करने से पहले हमारा बेसिक नॉलेज कहता है कि हम यहाँ पर ट्राइंगल लॉ लगा सकते हैं। ठीक है, बिकॉज दो वेक्टर्स हमारे ऑर्डर में हैं और तीसरा ये वाला वेक्टर अन ऑर्डर में है, ऑर्डर में नहीं है। तो यहाँ से हम ट्राइंगल लॉ लगा कर कह सकते हैं कि AC वेक्टर इक्वल टू AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, ट्राइंगल लॉ। अच्छा, पहला ऑप्शन चेक करते हैं। AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर। अब देखो यहाँ पर झोल है। क्या झोल? देखो, मैं AC वेक्टर को क्या मैं CA वेक्टर लिख सकता हूँ? द आंसर इज यस। लेकिन जब मैं लिखूँगा तो क्योंकि CA वेक्टर इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, सो आई हैव टू ऐड ए माइनस साइन। तो यहाँ पर होगा माइनस CA वेक्टर, और बाकी का यहाँ पर सेम। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको राइट हैंड साइड में लेके जाऊँगा तो ये जो माइनस साइन है ये प्लस बन जाएगा। तो बनकर कुछ ऐसा हो जाएगा। क्या बन जाएगा? ये AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर प्लस CA वेक्टर। जब मैं इसको राइट हैंड साइड में लेके जाऊँगा इक्वल टू नल वेक्टर। तो देखो ये आ रहा है कि नहीं? यस, ये आ रहा है। मतलब ऑप्शन A आपका सही है। ठीक है, इट इज़ नॉट द आंसर। हमें तो नॉट ट्रू निकालना है, ये तो ट्रू है। अच्छा, इट इज़ ट्रू। ऑप्शन बी है AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर माइनस AC वेक्टर इक्वल टू नल मैट्रिक्स, इक्वल टू नल मैट्रिक्स। क्या ये ट्रू है? चेक करते हैं। तो इस वाले स्टेटमेंट से चेक करते हैं। AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, तो अगर मैं AC वेक्टर को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आता हूँ, आई मीन राइट हैंड साइड में लेकर जाता हूँ, तो फिर एक माइनस साइन आएगा बिकॉज साइड चेंज हुआ। तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ कि AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर
माइनस AC वेक्टर इक्वल टू नल वेक्टर। हाँ, तो ये आ रहा है, मतलब ये ट्रू है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो ट्रू। ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है, बिकॉज हमें नॉट ट्रू निकालना है। और यहाँ पर एक NCERT की बुक में एक पब्लिशिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पर ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों ही सेम है क्वेश्चन में। ठीक है, बुक में भी, सब में, PDF में भी सब गलती है एक्चुअली। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको बस एक चेंज कर देना है, इसको आपको CA बना देना है, बस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ऑप्शन डी को मैं चेक करके दिखाता हूँ, क्योंकि हमारा आंसर ऑप्शन सी है। अब ऑप्शन डी को मैं चेक करके दिखाता हूँ, ऑप्शन डी भी करेक्ट है। क्यों, कैसे करेक्ट है, देखो ऑप्शन डी में क्या है, AB वेक्टर माइनस CB वेक्टर प्लस CA वेक्टर इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो ये इक्वेशन 1 ही है, मतलब ऑप्शन ए ही है, मतलब ये वाला। बस चेंज क्या किया कि मैं BC वेक्टर के जगह पर CB वेक्टर लिखना चाहता हूँ, और जब मैं CB वेक्टर लिखूँगा तो एक माइनस साइन आ जाएगा। तो बेसिकली ये हो जाएगा AB वेक्टर माइनस CB वेक्टर प्लस CA वेक्टर इक्वल टू नल मैट्रिक्स। ये आपका इसी लाइन से आ जाता है। ठीक है ना, तो ये वाला भी करेक्ट है। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर नहीं है, तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर। कैसे, देखो ये हमारा नहीं आता। ठीक है, कैसे नहीं आता, देखो ये वाला लाइन इससे मैं लिखता हूँ, देखो इससे। ठीक है, इसके बाद जो ये वाला लाइन आता है, इसके बाद जो ये वाला लाइन आता है, इसमें देखो कि हमने AC वेक्टर को रिप्लेस किया विथ CA वेक्टर, तो एक माइनस साइन आया। और जब मैं इसको राइट हैंड साइड में लेके जाऊँगा तो ये माइनस साइन बन जाएगा प्लस, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इक्वेशन। आई मीन जब हम इक्वेशन करते हैं मैथमेटिक्स में तो साइन चेंज होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन दिखा कर रखा है कि CA वेक्टर जो है उसके साथ माइनस साइन है, जबकि CA वेक्टर के साथ प्लस साइन आना चाहिए। तो दिस इज़ नॉट ट्रू, तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, देख लेना थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर ऑप्शन सी होगा। फिर फिर क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 19 में, क्वेश्चन 19 तो है ना, हाँ, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कि अगर दो वेक्टर्स आपके पास A और B वेक्टर जो कोलिनियर हैं, तो पहले तो भाई लिखा हुआ है कि A एंड B वेक्टर आर कोलिनियर। ठीक है, कोलिनियर है मतलब ये वाला कंडीशन फुलफिल होगा कि A वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स B वेक्टर वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। ये वाला कंडीशन तो फुलफिल होगा ही होगा। ठीक है, या फिर इसको तुम उल्टा भी कह सकते हो। उल्टा मतलब कि भाई तुम इसको A के साथ भेज दो लैम्डा को। ठीक है, हाँ वो भी कर सकते हैं कि B वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स A वेक्टर, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। ये दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, अच्छा, तो देखो ऑप्शन ए लिखा है, ऑप्शन ए में लिखा है कि B वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स A वेक्टर फॉर सम स्केलर लैम्डा। इट इज़ ट्रू। ठीक है, ये तो ट्रू है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर में बोला कि इनकरेक्ट कौन सा है। ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी कहता है कि A वेक्टर इक्वल टू प्लस माइनस B वेक्टर। ठीक है, क्या ये हो सकता है कि अगर A वेक्टर और B वेक्टर कोलिनियर है तो क्या मैं इससे ये वाला रिजल्ट लिख सकता हूँ? क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक? प्लस माइनस B वेक्टर क्या मैं लिख सकता हूँ? सोचो, तो चेक करते हैं, देखो चेक करते हैं। प्लस माइनस का मतलब लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर प्लस माइनस 1 है। ठीक है, कि A वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स B वेक्टर, तो लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर प्लस माइनस 1 है। अच्छा, इसलिए ये वाला आया। अब देखते हैं कि कोलिनियर क्या तभी भी होगा अगर ये वाला कंडीशन फुलफ़िल किया किसी ने। मान लो दो वेक्टर ने मिलकर ये वाला कंडीशन फुलफ़िल किया, तब क्या दोनों तब भी कोलिनियर होंगे या नहीं? ठीक है, कोलिनियर होंगे कि नहीं?
ओके, चेक करते हैं। कोलिनियर होने के लिए ये वाला कंडीशन होना मस्ट है। ठीक है ना। तो अगर हम गौर से देखें तो मान लेते हैं कोई एक वेक्टर है, ए वेक्टर A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप। बी वेक्टर है A2, सॉरी ये तो B1 होगा, B1 जे कैप, ये होगा C1 के कैप, ये होगा A2 आई कैप, B2 जे कैप, C2 के कैप। ठीक है, अगर ऐसा है, प्लस माइनस है, ठीक है, प्लस माइनस अगर है तो आ सकता है प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस तो आ सकता है, नो प्रॉब्लम, प्लस माइनस आ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है कि अगर प्लस माइनस आता है तो डायरेक्शन का लफड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? डायरेक्शन का लफड़ा हो जाता है, जिसके वजह से ए वेक्टर और बी वेक्टर के जो कंपोनेंट्स जो है वो तो प्रोपोर्शनल आ रहा है, बट डायरेक्शन का अगर लफड़ा हुआ तो फिर ये कोलिनियर नहीं होगा। डायरेक्शन का क्या लफड़ा हो सकता है कि आपने तो बोला कि भाई A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का रेशियो बराबर आया, बट व्हाट इफ डायरेक्शन अगर ठीक ठाक ना आया हो, मतलब अगर ऐसा डायरेक्शन आया हो तो क्या तब भी ये लोग कोलिनियर होंगे? नो, कोलिनियर होने के लिए पैरेलल होना ज़रूरी है, ऐसा या तो ऐसा एंटी पैरेलल हो। ठीक है, अगर ऐसा डायरेक्शन है तब तो ये कोलिनियर नहीं होंगे। तो इसीलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये मेंशन करना इज़ इनसफिशिएंट। दिस ओनली थिंग इज़ इनसफिशिएंट टू प्रूव दैट द टू वेक्टर्स विल बी कोलिनियर। तो एक और इन्फॉर्मेशन अगर दे दिया जाता डायरेक्शन के बारे में, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर लिख दिया जाता तो फिर ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता, बट इट इज़ नॉट। तो इसीलिए इसको हमें क्या करना होगा? हटाना होगा। ठीक है, ओके। अब बाकी के ऑप्शंस भी देख लेते हैं। बाकी के ऑप्शंस में कहा है कि रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉट प्रोपोर्शनल। मतलब अगर दो वेक्टर्स को कोलिनियर होना है तो उनका रेस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ए वेक्टर और बी वेक्टर का प्रोपोर्शनल नहीं होता। इट इज़ फॉल्स, प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी कट हो गया, सॉरी ये वाला हमारा आंसर ये टिक होगा, ये भी टिक होगा। ठीक है, बिकॉज इनकरेक्ट पूछा है ना, तो ये तो इनकरेक्ट है। ठीक है, ये बोला है कि भाई A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है। नो, जब दो वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 प्रोपोर्शनल होता है। सो ये इनकरेक्ट है, तो ये वाला हमारा आंसर होगा। ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है, ये भी इनकरेक्ट है, तो ये भी गिना जाएगा। लेकिन कुछ कुछ जगहों पर आंसर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन डी और ऑप्शन सी गिवन है। ठीक है, ऑप्शन डी और ऑप्शन सी गिवन है, और कई कभी बी सी डी गिवन है, एनसीईआरटी बुक में बी सी डी गिवन है। ठीक है, तो एक कन्फ्यूजन है बहुत लोगों को। ठीक है, एनीवेज ऑप्शन सी तो गलत है, पूरा सरासर गलत है ये तो। ऑप्शन डी कैसा है देखते हैं। बोथ द वेक्टर्स हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। मतलब अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है, सॉरी डायरेक्शन अलग सेम है बट मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो क्या तब भी कोलिनियर होंगे? क्या लगता है? इसमें तो बोला है कि अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ये बोला है कि अगर दो वेक्टर्स कोलिनियर है तो उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और डायरेक्शन अलग होने से भी चलेगा, सॉरी डायरेक्शन सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड अलग होने से भी चलेगा। तो क्या ये ट्रू है? नो, ऑब्वियसली नो। क्यों? बिकॉज देखो, अगर ये दोनों वेक्टर्स को अगर मैं लूँ
तो देखो इनका डायरेक्शन अलग अलग है, तब भी ये दोनों कोलिनियर हैं। अगर मैं इनसे छोटा भी ले लूँ, ऐसा वाला वेक्टर भी ले लूँ, तब भी ये दोनों कोलिनियर हैं। तो डायरेक्शन सेम होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम होना या डिफरेंट होना, इट डजेंट मैटर, लेकिन डायरेक्शन सेम होने से ही कोलिनियर होगा ये ज़रूरी नहीं है। डिफरेंट डायरेक्शन होने से भी कोलिनियर हो सकता है, डायरेक्ट कोलिनियर कहलाया जा सकता है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो BCD विल बी द आंसर, इट विल बी द आंसर। ठीक है, हो गया। इसी के साथ आज का ये एक्सरसाइज भी एंड होता है यहाँ पर। एक्सरसाइज 10.2 भी यहाँ पर हमने एंड किया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आया होगा। आसान सा एक्सरसाइज था भाई, एकदम इजी था। इसके नोट्स आपको मिलेंगे और आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।